अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में है कि एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और वो अपने अंदर किस तरह से साल्ट्स और वाटर कंसंट्रेशन को एक बैलेंस फॉर्म में रखते हैं। तो प्लांट्स में हमने देखा था कि किस तरह से उनके पत्तों के अंदर, उनके लीव्स, उनकी स्टेम के अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशंस आती हैं और वो वाटर और साल्ट्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इसी तरह ये एनिमल्स तो मोटाइल हैं हमारे पास, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। तो इनमें क्या होता है, हमारे पास जो साल्ट्स और वाटर कंसंट्रेशन है इनमें काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अब देखें हमारे पास इनके अंदर अगर साल्ट्स और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा, इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये मसले पैदा करेगी। अगर कम हो जाती है तो भी मसला है, पानी की कमी हो सकती है और साल्ट्स की कमी भी इनके लिए ठीक नहीं है। तो एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, इस लिहाज से हमने कैटेगराइज किया हुआ है एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में। पहली है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में कि जो एनिमल्स हैं हमारे वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, नंबर 1। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑस्मो रेगुलेटर। तो हमारे पास तो 2 तरह की कैटेगरीज आ गई। एक तो हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स आ गए और एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन आ गए। एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स आ गए। अब देखें इस कायनात में, इस नेचर में काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक रखते हैं। जो उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके उनके इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होगा। तो हमने 3 किस्म की कंडीशंस पढ़ी थी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हिपोटोनिक। तो आइसोटोनिक अगर है तो उनको कोई मसला नहीं है, वो जो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले एनिमल्स तो बहुत आसानी से रहते हैं, इनको ना इतनी एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ती है कि ये अपना एक इंटरनल इन्वायरमेंट को ये एडजस्ट करें। दूसरे हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो क्या करते हैं जी, तो दूसरे हमारे पास हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, इनका जो इनसाइड इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। अब क्या होगा, या तो इंटरनल इन्वायरमेंट इनका हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। तो ये कंडीशंस इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, ये इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े करेंगी। तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे, इनकी एक ट्राई होगी कि ये अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको आइसोटोनिक करें और जिस पे उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो पीक लेवल पे परफॉर्म होनी है। तो आइए हम देख लेते हैं। और एक चीज़ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं और वो किस तरह से वहाँ पे गुजारा करते हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं और दूसरे हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स अब मैंने आपको बताया है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक होता है और उन्हें मज़ीद कोशिश नहीं करना पड़ती आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को करने में। एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसे एनिमल्स जिनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उन्हें हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और समटाइम इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से हैं।
एनिमल्स और बॉडी फ्लूइड नॉट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसे एनिमल्स जिनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक नहीं है, उनकी जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी के फ्लूइड से क्या मुराद है, उनका इंटरनल इन्वायरमेंट वो आइसोटोनिक नहीं है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये अपना बॉडी जो इनकी बॉडी का फ्लूइड है उसको दोबारा आइसोटोनिक करने की। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस करना है कि ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या है, आइसोटोनिक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी फ्लूइड है वो आइसोटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं है, उन्हें हम ऑस्मोरेगुलेटर्स बोलते हैं। जी, तो अब हमने देखना है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को कि किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जो हमारे एनिमल्स हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं, किस तरह से वो उनका लाइफ पैटर्न है। तो इस लिहाज से हमने माहौल को जो कैटेगराइज किया हुआ है वो 3 कैटेगरीज हैं। हमारे पास एक टेरेस्ट्रियल होते हैं जो खुश्की पे रहने वाले जानदार होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं मैरीन जो कि समुद्री पानी में रहते हैं, और एक होते हैं हमारे पास फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर में एनिमल्स रहते हैं, उन्हें फ्रेश वाटर एनिमल्स बोलते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस होगा वो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ लेते हैं कि किस तरह से मैरीन लाइफ के अंदर लाइफ का पैटर्न है और वो किस तरह से रह रही हैं, वो किस तरह से उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, या फिर फ्रेश वाटर के अंदर किस तरह से एनिमल्स रहते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है। अब देखें जी, हमारे पास जो मैरीन है इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनका इंटरनल फ्लूइड्स जो कि इंटरनल उनका एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। जैसे कि हमारे पास हैग फिश वगैरह हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिशेस होंगी जैसे कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं और बोनी फिशेस हैं, इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इनको चेंज होता रहता है और इन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। या तो क्या होगा, हमारे पास हैग फिशेस वगैरह में तो क्या है, आइसोटोनिक है, लेकिन बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनियस फिशेस में क्या होगा, ये क्या करेंगी, अपना बॉडी फ्लूइड जो है उसको आइसोटोनिक करने की कोशिश करेंगी और इन्हें काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। इसके लिए इन्हें एनर्जी भी, हमारा मैरीन है, समुद्री पानी है, और समुद्री पानी और फ्रेश वाटर में फ़र्क जान लीजिए कि क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि मैरीन वाटर में जो साल्ट्स कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर में ये साल्ट कंसंट्रेशन है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। जी, तो ये हमारे पास एक फ़िश है, इस फ़िश के अंदर होना क्या है, हमारे पास अगर ये समंदर में रह रही है तो समंदर का जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक होने का मतलब क्या है कि इसमें जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने पानी की एक अपनी आदत पड़ी थी, वो ये थी कि पानी हमेशा ज़्यादा साल्ट्स वाले इलाके की तरफ मूव करेगा। तो अगर साल्ट्स इसमें ज़्यादा है तो क्या पानी को एनर्जी लगाना पड़ेगी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगी। तो पानी क्या करेगा, ये पैसिवली क्या करेगा, बाहर जाएगा विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी। तो पानी क्या करेगा, फिश से बाहर जाएगा। तो अगर पानी के अंदर ही साल्ट्स होंगे यूरिन के अंदर, वो क्या करेंगे, वो पैसिवली जाएंगे या एक्टिवली, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है कि पानी की एक अपनी खासियत है कि ये ज़्यादा साल्ट्स की तरफ जाएगा। अब क्या करना है, हमने वाटर तो निकाल दिया है, वो क्या खुद ब खुद ही निकल गया, क्योंकि क्या हो गया, इसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो वाटर में बहुत ज़्यादा है और पानी पैसिवली मूव कर जाएगा आसानी से। अब रहेगी बात साल्ट्स की, तो साल्ट्स क्या करेगा, यहाँ से जो साल्ट्स है ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हमारे मैरीन वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा इलाके की तरफ साल्ट जाना चाहता है तो क्या करेगी, इस मछली को एनर्जी लगाना पड़ेगी और एनर्जी दे के ये इस माहौल में साल्ट्स चला जाएगा। और जो साल्ट्स इनके अंदर पैदा होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। क्यों कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास साल्ट्स हैं इस यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मछलियाँ क्या करेंगी, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेंगी और वो किस में जाएगा, बाहर वाले इलाके में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अब देखें
एक क्वेश्चन है, कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अंदर एक ऐसा साल्ट प्रोड्यूस कर लेती हैं जो कि इस इलाके की निस्बत हाइपरटोनिक होगा। क्या होगा? ये जो हमारा समुद्री पानी है, हमने पढ़ा है कि ये हाइपरटोनिक है, लेकिन कुछ मछलियाँ क्या करती हैं, वो स्पेशल किस्म का एक साल्ट प्रोड्यूस कर लेती हैं जो कि इस इलाके की निस्बत क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो उस हाइपरटोनिक में ज़्यादातर यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और वो साल्ट्स यहाँ कहीं पे स्टोर हो जाएगा। अब देखें, वो वाला साल्ट्स जो स्पेशल किस्म का यहाँ पे पैदा हुआ है, वो क्या करेगा, वो टॉक्सिक भी होगा, वो नुकसानदेह भी होगा। अब उस साल्ट की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने के लिए एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है, ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड। ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड ये क्या करता है, इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। तो ये क्या करेंगी मछलियाँ हमारे पास, इनके अंदर हम अडेप्टेशंस पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। साल्ट एक्सक्रीट थ्रू गिल्स, साल्ट्स क्या करते हैं, गिल के ज़रिए से एक्सक्रीट होते हैं बाहर। और सेक्रेटरी ग्लैंड्स हमारे पास, कुछ रेक्टल ग्लैंड्स भी हो सकते हैं कुछ मछलियों के अंदर से भी, वो क्या करेगी, साल्ट्स को बाहर निकालेंगे। और वाटर जो है एक्सक्रीट पैसिवली, वाटर क्या करेगा, पैसिवली एक्सक्रीट होगा, क्योंकि साल्ट कंसंट्रेशन बाहर वाले माहौल में बहुत ज़्यादा है, तो साल्ट आसानी, जो वाटर है ये आसानी से बाहर चला जाएगा विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी। और साल्ट नंबर 1 हमारे पास हो गया वाटर, और 2 पे जो साल्ट एक्सक्रीट होना है, बाहर ऑलरेडी साल्ट बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, साल्ट एक्सक्रीट एक्टिवली, और ये क्या करेंगी, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेंगी। तो ये हमारा मैरीन लाइफ के रिलेटेड सारी डिस्कशन है कि किस तरह से मछलियाँ रहती हैं, क्या कौन कौन सा वो उनके अंदर चेंजेस लाती हैं, कौन कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए से वो वाटर और साल्ट को एक्सक्रीट करती हैं। जी, तो नंबर 2 पे हमारे पास है फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में क्या होना है कि हमारे पास किस तरह से मछलियाँ रह रही हैं, किस तरह से लाइफ रह रही है। अब देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये फ्रेश वाटर है, और ये जो फ्रेश वाटर का जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक क्यों होगा, हमारे पास इसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, और अगर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम है तो मछली के अंदर, फिश के अंदर क्या है, हमारा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, यानी कि इसमें से साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक अपनी हैबिट है, वो क्या करता है, ज़्यादा से कम से ज़्यादा साल्ट्स वाले इलाके की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अगर इस मछली में साल्ट्स ज़्यादा हैं तो पानी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है मछली के अंदर चला जाएगा। तो ये एक मसला है। मसला क्या है कि इसके अंदर ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जानी है, यानी कि इसके अंदर पानी का एक सैलाब आ जाना है, वो भी क्या है, इसके लिए नुकसानदेह है। तो फिर क्या करेंगे, और नंबर 1 पे ये प्रॉब्लम है कि इसमें ऑस्मोटिक फ्लडिंग होनी है, और फिर क्या करेगी मछली ने, पानी बाहर की तरफ क्या करना है, निकालना है। तो फिर वो किस तरह से, बिल्कुल हमारे पास जिस तरह से हमने पढ़ा है मैरीन वाटर में किस तरह से मछलियाँ जो पानी बाहर निकालती हैं, बिल्कुल इसका ये उल्ट होगा। इसमें क्या हुआ था, हमारे पास जो मछलियाँ हैं वो वाटर एक्सक्रीट करती थी पैसिवली, तो इसमें जो पानी ये क्या करेंगी, ये हमारे पास एक्टिवली रिमूव वाटर, पानी को एक्टिवली रिमूव करेंगी। एक्टिवली क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पानी कहाँ रहना चाहता है, जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पानी की हो गई है ज़्यादती के ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो गई है। अब क्या करेंगी, ये पानी अपना बाहर निकालेंगी विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, विद द यूज़ ऑफ ATP। ये क्या करेंगी, पानी बाहर निकालेंगी और अपने जो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको नॉर्मलाइज कर देंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि साल्ट्स भी इनके लिए ज़रूरी हैं, फिर ये साल्ट्स कहाँ से लेंगी। हमने पढ़ा है कि ये फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में क्या है, साल्ट्स तो ना होने के बराबर होते हैं। फिर क्या करेंगे, हमें ऐसी खुराक देना पड़ेगी इन मछलियों को जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी अडेप्टेशन इनके अंदर हम खुद से करेंगे कि साल्ट नीड फुलफिल्ड बाय फूड, जो साल्ट्स की ज़रूरत है वो फूड के ज़रिए से
फुलफिल की जाएगी। और दूसरा ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करेंगी, पतला पेशाब पैदा करेंगी, और ये गाढ़ा पेशाब पैदा करती हैं क्योंकि इनके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखें जो फ्रेश वाटर हैं इनके लिए एक तो हमने ये चीज़ पढ़ ली है, लेकिन एक चीज़ एडिशनल है। वो क्या है कि इनके अंदर एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके ज़रिए से वाटर बहुत ज़्यादा इस वैक्यूल के ज़रिए से बाहर जाएगा। तो ये इनके लिए जो फ्रेश वाटर हैं, जो फ्रेश वाटर लाइफ है किस तरह से रहती है, और ये हमारे पास जो मैरीन लाइफ है वो किस तरह से रहती है और किस तरह से इनके अंदर एडेप्टेशंस आई हुई हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।